नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। घुसपैठ तब करो जब कोई देख ना रहा हो। जमीन को कब्जा कर लो, इलाके का नाम बदल दो, चोरी से अपनी मिलिट्री पोस्ट बना लो और उसके बाद कहो कि ये जमीन तो ऐतिहासिक तौर पर हमारी थी। चीन का इलाकों को कब्जा करने का यही पुराना और ऐतिहासिक तरीका रहा है। लेकिन चीन को लद्दाख के गलवान में, पेंगोंग पर और फिंगर 4 के इलाके में, साथ ही ब्लैक टॉप पर जिस तरह से भारतीय फौज ने जवाब दिया है, उसके बाद चीन बुरी तरह से बौखलाया हुआ है, तिल मिलाया हुआ है। चीन को समझ नहीं आ रहा कि दरअसल ये क्या हो गया। लेकिन सर्दियों से पहले लद्दाख में चीन की तैयारी बता रही है कि वो युद्ध की तैयारी कर रहा है। टेली सीरीज LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट के इस एपिसोड में देखिए रणभूमि, इनएविटेबल वॉर। सरहद की तैयारियां इशारा कर रही हैं, रण होगा, बड़ा भीषण होगा। इन पहाड़ियों की खामोशी टूटेगी और लद्दाख की धरती का ये इलाका बारूदी धमाकों से दहलेगा। गलवान से ब्लैक टॉप तक हिंद के फौज के पराक्रम और फिर फिंगर 4 पर तिरंगे के फहराने से अहंकारी ड्रैगन तिलमिलाया हुआ है। लद्दाख के इस लाल लकीर के उस पार युद्ध की तैयारियां भरपूर हैं। ऐसी तैयारी कर रहा है चीन, ये थोड़ी देर में। लेकिन पहले बीजिंग और जिनपिंग की बौखलाहट की वजह जानिए। पहली बार लद्दाख की धरती पर चीन की ताकत का घमंड हिंदुस्तान ने चकनाचूर कर दिया। पहली बार हिंदुस्तान ने बताया कि मुल्क की संप्रभुता और सरहद की सुरक्षा के फौलादी इरादे हों तो विकराल ड्रैगन की कमर और गर्दन मरोड़ी और तोड़ी जा सकती है। बस हिंदुस्तान के इसी हौसले को जवाब देने के लिए चीन ने LAC के उस पार फौजी तैयारियां शुरू कर दी। चीन के सरकारी भोंपू युद्ध राग अलापने लगे और रिपोर्ट पक्की आने लगी कि LAC पर चीन ने 50,000 ग्राउंड ट्रूप्स यानी फौजी लड़ाके उतार दिए। सरहद के पास चाइनीज हवाई अड्डों पर 150 एयरक्राफ्ट और बॉम्बर तैनात कर दिए गए हैं, जिनमें H-6 बॉम्बर और Y-20 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट शामिल हैं। इसके अलावा ड्रैगन ने LAC के करीब T-15 और T-95 टैंक तैनात किए हैं और बॉर्डर एरिया को HJ-10 एंटी मिसाइल सिस्टम से लैस कर दिया है, जिसे पूर्वी चीन से लद्दाख पर खास तौर पर भेजा गया है। इतना ही नहीं, चीन लगातार हाई एरियाज यानी ऊंचे क्षेत्रों में युद्धाभ्यास कर रहा है। इसके लिए चीन ने तिब्बत के पठार को चुना है, जिसका भूगोल लद्दाख से मिलता जुलता है। अब तक चीन तिब्बत के पठार पर 5 युद्धाभ्यास कर चुका है। चीन ने अलग अलग इलाकों में तैनात अपने पैराट्रूपर्स और स्पेशल फोर्स को लद्दाख के पास एयर ड्रॉप भी किया है। ड्रैगन की तैयारियों का आलम यह है कि चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमांड में तैनात H-6 बॉम्बर और Y-20 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लद्दाख के पास भेजे गए। अब जरा इसे भी देखिए। 3,500 किलोमीटर लंबी भारत चीन सीमा पर ड्रैगन के होटान, गरगुनसा, काशगर, हॉपिंग, कोंकाजों, लिंजी और पनगट एयरबेस है। गलवान कांड के बाद भारत को जवाब देने के लिए ड्रैगन ने अपने सारे एयरबेस को एक्टिव मोड में कर रखा है। युद्ध के लिए बेकरार चीन को जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने भी जोरदार तैयारियां की। सबसे पहले देखिए कि लद्दाख के ऊंचे पहाड़ों पर चीन की चुनौती को चीरने के लिए भारत ने 3 लेयर का रक्षा कवच तैयार किया है। इसके पहले लेयर में थर्मल रडार की तैनाती की गई है, जो भारतीय इलाकों में ड्रैगन आर्मी के दाखिल होते ही अलर्ट कर देती है। दूसरे लेयर में निगरानी के लिए हेरॉन ड्रोन्स
और तीसरे लेयर में सैटेलाइट से ड्रैगन के कदम कदम की निगरानी की जा रही। अगर युद्ध करने के लिए चीन भारी भरकम तैयारियां कर चुका है तो जवाब देने के लिए भारत भी तैयार है। फिंगर 4 की स्ट्रैटेजिक चोटियों पर कब्जा कर इंडियन आर्मी ने ताकत का ट्रेलर जिनपिंग ब्रिगेड को दिखा दिया है। सवाल उठता है कि आखिर इंडियन आर्मी कैसे चीन की आंख से आंख मिलाकर जवाब दे रही है। सूत्रों के मुताबिक सिर्फ लद्दाख में ही भारतीय सेना के 4 डिवीजन की तैनाती की गई है। इसके अलावा स्पेशल माउंटेन फोर्स और ब्लैक टॉप फतह करने वाले SFF को भी मोर्चे पर तैनात किया गया है। हॉवित्जर तोपों के साथ T-72 और T-90 टैंकों को लद्दाख के फॉरवर्ड इलाके में तैनात किया गया है। BMP को भी सेंसिटिव एरिया में डिप्लॉय किया जा चुका है। लद्दाख में ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर चिनूक और कॉम्बैट हेलीकॉप्टर अपाचे रणभूमि में उतर चुके हैं और वायु सेना भी एक्टिव मोड में है। सुखोई, MiG-29, तेजस, जगुआर और मिराज मोर्चे पर डटे हैं और इसके ऊपर राफेल भारतीय वायु सेना के लिए किसी भी पल चीन को मिट्टी में मिलाने के लिए मुस्तैद हो चुका है। नेवी का P-8I सर्विलांस एयरक्राफ्ट लगातार लद्दाख में सर्विलांस कर रहा है। LAC पर तैयारियां दोनों तरफ से है। सिर्फ लद्दाख ही नहीं, TV9 भारतवर्ष पर यह एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए। ये लद्दाख से दूर उत्तराखंड के लीपू लेक के पास की तस्वीर है। जंग का जवाब देने के लिए भारतीय फौज मूव कर रही है। युद्ध चाहे सर्दियों में ही क्यों ना हो, हमारी फौज ड्रैगन से पंजा लड़ाने और तोड़ने के लिए बेकरार है। लेकिन सवाल इतना है कि क्या LAC पर भारी भरकम फौज की तैनाती के बावजूद ड्रैगन भारतीय सेना को पछाड़ने की औकात रखता है? विशेषज्ञों को चाइनीज आर्मी की ताकत पर शक है और युद्ध होने पर बुरी हार की संभावना। रक्षा विशेषज्ञ तो यहां तक कह चुके हैं कि युद्ध लड़ने के लिए ड्रैगन आर्मी तैयार ही नहीं है। जानते हैं युद्ध के लिए बेकरार चीन क्या करता है। वो नाम बदलता है। ब्लैक टॉप को कब्जाने के लिए चीन ने नया नाम दिया है, शेनपाओ शान। वो नाम बदलकर LAC में मन माफिक बदलाव करता है और फिर भारत के हिस्से को अपना बताता है। लद्दाख में जिन इलाकों को लेकर अभी तनाव है, जिसकी वजह से चीन युद्ध लड़ना चाहता है, उन इलाकों को लेकर यानी बॉर्डर को लेकर भारत और चीन की समझ में कितना अंतर है, देखिए टेली सीरीज के इस एपिसोड लक्ष्मण रेखा बोन ऑफ कंटेंशन में। लद्दाख के पेंगोंग झील के शांत पानी में बारूदी उबाल आएगा। सल्तनत जिनपिंग का यही इरादा है। इसकी वजह भी बिल्कुल साफ है। सैटेलाइट तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि पेंगोंग के आसपास और LAC के उस पार चीन ने तमाम मिलिट्री बेस तैयार कर लिए हैं। सैटेलाइट तस्वीरें ये भी गवाही दे रही हैं कि पेंगोंग के आसपास फिंगर के इलाके में ड्रैगन ने सड़कें तैयार कर ली। उसकी हेवी आर्टिलरी ने पेंगोंग के उत्तर फिंगर और दक्षिण के इलाकों में डेरा जमा लिया है। रेड आर्मी आगे बढ़ रही है। वो उन इलाकों पर कब्जा करना चाहती है जो भारत के लिए बेहद संवेदनशील है। इस कारण 29-30 अगस्त को पेंगोंग के दक्षिण और चुशूल के करीब हिंदुस्तान की फौज ने ऑपरेशन ब्लैक टॉप चलाया और ड्रैगन सेना को खदेड़ दिया। इस कारण फिंगर 4 पर हिंदुस्तान की फौज ने अहम चोटी पर फिर कब्जा जमा लिया। ये पेंगोंग के उत्तर वही फिंगर 4 से फिंगर 8 का इलाका है जहां महीनों से भारत चीन के बीच तनाव कायम है। फिर 15 जून को गलवान में 20 भारतीय सैनिकों की शहादत भी बता रही है कि मई के बाद लद्दाख के पहाड़ों पर चाइनीज आर्मी के इरादे क्या हैं।
भारतीय फौज के तगड़े एक्शन के बावजूद चीन विवादित इलाके से हटा नहीं है। एलएसी के उस पार ऊंचे इलाके में डटे चीनी फौजियों के लिए ड्रोन से रसद पहुंचाई जा रही है। ड्रोन की मदद से चाइनीज आर्मी को ऊंचे इलाकों में हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। लद्दाख के उस पार चीन के हेलीपैड भी एक्टिव मोड में है। मतलब साफ है, चीन लंबे वक्त तक लद्दाख में डटे रहने का इरादा रखता है। आइए सबसे पहले समझिए कि आखिर एलएसी पर तनाव की वजह क्या है। पेंगोंग के उत्तर फिंगर 4 से गुजर रही लाल लकीर को चीन एलएसी मानता है, लेकिन असल एलएसी इस लकीर के पूरब है जो फिंगर 8 से गुजरती है। इसलिए फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच के इलाके को लेकर भारत और चीन के बीच तनाव कायम है। हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप जैसी अहम चोटियां इन दो लकीरों के बीच आती है, लिहाजा चीन इन पर कब्जा करने की ताक में है। इन चोटियों पर बैठकर चीन लेह की तरफ हिंदुस्तान की फौज के मूवमेंट पर नजर रखना चाहता है। चीन का इरादा भारत के मिलिट्री बेस चुशूल पर नजर रखने की है, लेकिन ऑपरेशन ब्लैक टॉप को अंजाम देकर भारत ने चीन को तगड़ा झटका दिया है। भारत की पूरी कोशिश है कि मई से पहले वाली स्थिति एलएसी पर बहाल हो, लेकिन चीन तैयार नहीं और युद्ध करने के लिए बेकरार है। चीन के युद्ध के इरादों को देखते हुए दिल्ली में हलचल तेज है। पूरे हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल एक्शन में है और प्रधानमंत्री मोदी को एलएसी के हालात की जानकारी दे रहे हैं। आपको हो सकता है याद हो, 2017 में भी डोकलाम में विवाद हुआ था। तब एक वीडियो सामने आया था जिसमें चीनी सैनिक लोहे की रॉड और कटीले तारों के साथ भारतीय सेना पर हमला करते हुए दिखाई दिए थे। ये वीडियो लद्दाख का था। तब भी लद्दाख में चीनी सेना जबरदस्ती भारतीय इलाके में घुसकर धौंस जमाने की कोशिश कर रही थी। एक बार फिर लद्दाख में ही विवाद उठ खड़ा हुआ है। यह सिलसिला 1962 से जारी है। सवाल यह है कि लद्दाख के रणनीतिक तौर पर अहम इलाकों में चीन की इतनी दिलचस्पी क्यों है। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए लद्दाख एरिया अंडर फायर। 10 जुलाई 1962, चुशूल, लद्दाख। इधर पेंगोंग के किनारे सुबह का सूरज अंगड़ाई ले रहा था। उधर आहिस्ता आहिस्ता रणनीतिक तौर पर अहम भारतीय पोस्ट चुशूल के करीब दुश्मन सेना पहुंच रही थी। पेंगोंग घाटी के चारों तरफ खामोशी पसरी थी। तभी लाउड स्पीकर पर आवाज गूंजने लगी। 全国同胞们，中国人民解放军此时此刻 ये लद्दाख घाटी में चाइनीज आर्मी की एंट्री की उद्घोषणा थी। ड्रैगन आर्मी उस चुनौती को स्वीकार करने भारत की दहलीज पर खड़ी थी, जिसमें फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात जवानों को गोलियों की भाषा में बात करने का आदेश नई दिल्ली से दिया गया था। हम 20-400 चीनियों के बराबर हैं। लेकिन यह दुर्भाग्य था कि 1962 के युद्ध में न लद्दाख में पर्याप्त सैनिकों की तैनाती थी, न हथियार थे और न उनके पास गोला बारूद। दूसरी तरफ चीन की फौज पूरी तैयारी से लद्दाख में दाखिल हुई थी। उसे चुशूल के आसपास दबदबा कायम करना था। 11 जुलाई 1962, पेंगोंग झील, लद्दाख। पेंगोंग झील चुशूल के उत्तर है। चुशूल के करीब वो सीमा रेखा गुजरती है जिसे चीन लद्दाख की सरहद मानता है। चुशूल पर कब्जे का मतलब है लेह का संपर्क बाकी हिंदुस्तान से काटना। इसलिए 1962 में भी चुशूल के दक्षिण रेजांगला दर्रे के पास भारतीय सेना और ड्रैगन आर्मी का आमना सामना हुआ।
1962 में 13 कुमाऊं रेजिमेंट की अहिर कंपनी का नेतृत्व मेजर शैतान सिंह कर रहे थे। मेजर शैतान सिंह और उनकी ब्रिगेड ने चीन की फौजी हसरतों को मिट्टी में मिला दिया। इसी तरह पेंगोंग झील के उत्तर की तरफ जिधर फिंगर का इलाका है, उधर मेजर धान सिंह थापा ने मोर्चा संभाला। मेजर थापा ने अदम्य शौर्य का परिचय दिया और चीन के इरादों को खाक कर दिया। इस वीरता के कारण मेजर थापा को देश का सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र मिला। 1962 के बाद पेंगोंग झील के पास अपने इलाके में चीन ने सड़कों का निर्माण कर लिया। इन सड़कों के जरिए चाइनीज आर्मी तेजी के साथ पेंगोंग के उत्तर तक पहुंच जाती है। यह निर्माण बताता है कि चुशूल और पेंगोंग झील चीन के लिए कितना महत्व रखता है। लेकिन क्यों, आइए इसे समझिए। आजादी के बाद से लद्दाख में भारत और चीन के बीच सरहद स्पष्ट नहीं है। सीमा रेखा को लेकर भारत और चीन की अपनी अपनी समझ है। लद्दाख में कुल 23 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसे लेकर विवाद है। लद्दाख के उत्तर अक्साई चीन है, जिसके 37,555 वर्ग किलोमीटर पर चीन का कब्जा है। पाकिस्तान ने भी कश्मीर का 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र चीन को सौंपा है। लद्दाख के इस सामान्य परिचय से अहम है ये 4 तस्वीरें। इन 4 तस्वीरों में लद्दाख की अहमियत छिपी है। सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र है, जिस पर नियंत्रण का मतलब है 2 दुश्मन चीन और पाकिस्तान को अलग करना। 1984 में पाकिस्तान ने सियाचिन पर कब्जे की कोशिश की थी, जिसे ऑपरेशन मेघदूत से भारत ने नाकाम कर दिया। 1989 में लद्दाख के करगिल में पाकिस्तान ने अवैध घुसपैठ की थी। चीन सीमा के एकदम करीब दौलत बेग ओल्डी दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टी है। यहां सर्दियों के मौसम में भी फाइटर प्लेन लैंड हो सकते हैं। इस तरह चुशूल की लोकेशन के कारण पेंगोंग के उत्तर और दक्षिणी इलाके पर कब्जे के लिए 1962 से चीन एक्टिव है। इस तरह रणनीतिक तौर पर लद्दाख बेहद अहम है। यह पूरब में चीन और पश्चिम में पाकिस्तान को अलग करता है। भारत के जिस अक्साई चिन पर चीन कब्जा करके बैठा है, वो ऐतिहासिक काल से सिल्क रूट का हिस्सा रहा है। फिलहाल अक्साई चीन में चीन सीपेक यानी चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर का निर्माण कर रहा है। चीन लद्दाख में मजबूत पकड़ चाहता है क्योंकि ये आर्थिक तरक्की की चाबी है। भारत के लिए लद्दाख की अहमियत सिर्फ कश्मीर के कारण नहीं, बल्कि मध्य एशिया से संपर्क के कारण भी है। लद्दाख के कई दर्रों से सीधे मध्य एशिया से संपर्क हो सकता है। इसलिए जब गलवान तनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने नीमू का दौरा किया, तो उन्होंने विस्तारवाद को खारिज कर विकासवाद की बात की। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। लद्दाख में भारत और चीन की सीमा करीब 1500 किलोमीटर लंबी है। एक ऐसी सीमा जिसका इतिहास धुंधला है, जिसका वर्तमान अस्पष्ट है, जिसके एक तरफ विस्तारवादी मक्कार पड़ोसी बैठा है, जिसे अपनी चौहद्दी से अधिक दूसरे के इलाके में दिलचस्पी है। ऐसे पड़ोसी से लद्दाख की 1500 किलोमीटर लंबी लकीर पर निपटना चुनौतीपूर्ण है। अगर चीन लद्दाख की पश्चिमी सरहदों पर यानी LAC पर अकड़ दिखाने पर आमादा है, तो पूरब का भी यही हाल है। भूटान के पूरब से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के भारत में एंट्री पॉइंट तक भारत के नक्शे पर एक काल्पनिक रेखा है, जिसे मैकमोहन लाइन कहते हैं। 1913-14 में शिमला में ब्रिटिश सरकार
तिब्बत सरकार और तब की तत्कालीन चीनी सरकार के बीच आपसी सहमति से ये मैकमोहन लाइन बनाई गई थी। लेकिन चीन की फितरत में ही पुश्तैनी तौर पर मक्कारी करना शामिल है। शिमला समझौते के फौरन बाद चीन इस समझौते से मुकर गया और चीन ने मैकमोहन लाइन को मानने से इनकार कर दिया। फिर 1947 में जब भारत आजाद हुआ और 1949 में जब चीन में कम्युनिस्ट शासन आया, तब लकीरों का ये इतिहास भविष्य में विवाद की जड़ बन गया। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए मैकमोहन, नॉट इन ड्रैगन्स डिक्शनरी। अक्टूबर 1962, नामकाचू, अरुणाचल प्रदेश। यह है वो वादी जो अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन की सरहद को अलग करती है। इस घाटी को चुपके से 20 अक्टूबर 1962 की तारीख को चीन की सेना ने लांघा। ये नामकाचू नदी। उस वक्त नामकाचू के पास भारतीय सेना की एक राजपूत बटालियन तैनात थी। दूसरी ओर चीन ने अपने 3 रेजिमेंट को इस इलाके पर हमले के लिए भेजा था। 20 अक्टूबर 1962 सुबह 5:14 पूरी नामकाचू घाटी चाइनीज मोर्टार के धमाकों से थर्रा उठी। चीन ने पूरे प्लान के साथ भारत के पूर्वी सेक्टर पर हमला किया। इधर हमला हुआ और उधर चीन ने भारतीय टेलीफोन लाइनों को काट दिया। भारतीय फौज का मुख्यालय से संपर्क टूट गया। सुबह 6:30 बजते चाइनीज सेना ने युद्ध के कई मोर्चे खोल दिए। कुछ घंटों की लड़ाई में भारतीय फौज के पांव उखड़ गए। चाइनीज आर्मी उस मैकमोहन लाइन को पार कर गई जिसे बीजिंग के आकाओं ने कभी माना ही नहीं। ड्रैगन सेना मैकमोहन लाइन के दक्षिण आकर यानी भारतीय इलाकों में आकर अरुणाचल प्रदेश के अंदरूनी इलाकों की तरफ बढ़ने लगी। 22 अक्टूबर 1962 रात 12:15 वालोंग, तवांग। ड्रैगन के आका हमेशा मानते आए कि तवांग घाटी उसका इलाका है, लिहाजा तवांग के वालोंग में भी चीन ने हमला किया। भारतीय पोस्ट पर मोर्टार दागे गए। आगजनी करके भारतीय फौज को चकमा दिया गया। इस तरह 3 हमलों के साथ चीन ने तवांग से भारतीय सेना को खदेड़ दिया। अरुणाचल प्रदेश में चाइनीज अटैक का सिलसिला जारी रहा। 17 नवंबर को शीला और बोमडीला पर हमला बोला गया। शीला और बोमडीला की हिफाजत भारतीय सेना की 4वीं इन्फेंट्री डिवीजन कर रही थी। इस इलाके में सड़क मार्ग से आने के बजाय चाइनीज सैनिक हिमालय की ऊंची चोटियां लांघ कर आ गए। इस सरप्राइज हमले से तवांग घाटी में भारतीय सेना के पैर उखड़ गए। सवाल उठता है कि आखिर 1962 से लेकर अब तक अरुणाचल के तवांग पर चीन की गिद्ध दृष्टि क्यों है? वैसे तो चीन पूरे अरुणाचल प्रदेश पर ही अपना दावा पेश करता है, लेकिन अरुणाचल के तवांग को चीन तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा बताता है। तवांग में विशाल बौद्ध मंदिर हैं जो तिब्बत की पहचान है। तवांग में 17वीं सदी का बौद्ध मठ इसकी खास पहचान है। 1912 तक तिब्बत और भारत के बीच कोई स्पष्ट सीमा रेखा नहीं खींची गई। इतिहास बताता है कि अरुणाचल के इस क्षेत्र पर न तो मुगलों का और न ही अंग्रेजों का शासन था। लेकिन जब 1913-14 में कमजोर देश तिब्बत, चीन और ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों में शिमला समझौता हुआ तो मैकमोहन लाइन अरुणाचल और तिब्बत के बीच सीमा रेखा बनी। लेकिन चीन ने मैकमोहन लाइन को मानने से इनकार कर दिया। लेकिन 1935 के बाद अरुणाचल और तवांग का पूरा क्षेत्र भारत के मानचित्र का हिस्सा बन गया। 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। चीन चाहता था कि तिब्बती बौद्धों के लिए काफी अहमियत रखने वाला तवांग उसका हिस्सा बने।
इसी वजह से चीन ने 1962 में सबसे पहले तवांग पर ही हमला बोला। लेकिन आश्चर्य है कि 1962 के युद्ध में कब्जा करने के बावजूद चीन ने तवांग से कदम पीछे खींच लिए। आज की तारीख में अरुणाचल प्रदेश को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई विवाद नहीं है। अरुणाचल प्रदेश के साथ भारत की संप्रभुता को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली हुई है। अंतर्राष्ट्रीय नक्शों में अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है। बावजूद इसके विस्तारवादी चीन अरुणाचल और वहां के लोगों को भारतीय नागरिक के तौर पर मान्यता नहीं देता। अरुणाचल प्रदेश ही नहीं, सिक्किम और भूटान भी चीन की आंखों की किरकिरी हैं। 1967 से लेकर 2017 के डोकलाम विवाद तक सिक्किम और भूटान भारत और चीन के बीच विवाद के केंद्र में रहे हैं। दुनिया में बहुत से लोग सिक्किम और भूटान के इलाकों को शांग्रीला भी कहते हैं, यानी वो इलाका जहां हर चीज परफेक्शन के साथ होती है। शहरों की आपाधापी भरी जिंदगी, प्रदूषित हवा और ट्रैफिक जैम से निजात पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं। उन्हें सिक्किम और भूटान की हरी भरी वादियों में, बर्फीली चोटियों में सुकून महसूस होता है। लेकिन चीन की हड़प नीति की जद में है सिक्किम और भूटान। लेकिन भारतीय फौज हर समय चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए पलटन, पॉइंट ऑफ फेस ऑफ। ग्यारह से 15 सितंबर 1967, नाथुला दर्रा, सिक्किम। अक्टूबर 1967, चो ला दर्रा, सिक्किम। अभी 1962 के जख्म हरे ही थे कि 5 साल बाद भारत के पूर्वी हिस्से की जमीन हड़पने के लिए चीन मचल उठा। 1967 के सितंबर महीने में पूर्वी सिक्किम के नाथुला दर्रे पर चीनी फौजी घुस आए। इसके अगले ही महीने अक्टूबर में चीन के सैनिकों ने चो ला इलाके पर हमला बोला। इस घुसपैठ से तय हो गया कि भारत और चीन के बीच फौजी झड़प होगी। लेकिन इस झड़प से पहले यह समझना जरूरी है कि करीब महीने भर पहले क्या हुआ। 13 अगस्त 1967, नाथुला में भारतीय सीमा से सटे इलाकों में चीन के सैनिकों ने गड्ढा खोदना शुरू किया। सिक्किम के अंदर गड्ढा खोदे जाने पर भारतीय जवानों ने चीनी कमांडर से अपने सैनिकों को पीछे हटने के लिए कहा। इसके बाद 1 अक्टूबर को नाथुला से थोड़ी दूर चोला में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस झड़प में 1962 की युद्ध की हार का बदला लेते हुए भारतीय पलटन ने ड्रैगन आर्मी की लाशें बिछा दी। चीन के 340 सैनिक मारे गए और 450 घायल हुए। भारत के 88 जवान शहीद हुए। दरअसल उस समय सिक्किम का भारत में पूर्ण विलय नहीं हुआ था। तब सिक्किम में राजशाही थी जिस पर चीन नियंत्रण करना चाहता था। सिक्किम में भी बौद्ध मठ थे, लिहाजा इसे भी चीन अपना हिस्सा मानता था। चीन को यह बात खल रही थी कि पूर्ण विलय के बगैर सिक्किम में भारत की सेना क्यों है। लिहाजा 1967 में सिक्किम पर चीन ने हमला बोला, जिसका भारतीय फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। आखिरकार 1975 में सिक्किम भारत का अंग बन गया। इस बारे में तत्कालीन उप प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने अमेरिका में बयान दिया। चीन इसलिए बौखलाया है क्योंकि भारत उसके दबाव के आगे नहीं झुक रहा। चीन चाहता है कि हम उनके पिछलग्गू बन जाएं और पहले एशिया फिर दुनिया में दबदबा कायम करने में हम उनकी मदद करें। तब भी और अब भी चीन की यही रणनीति है। वो भारत पर दबाव बनाकर दुनिया का दादा बनना चाहता है। नाथुला और चोला की पिटाई के 50 साल बाद एक बार फिर सिक्किम और भूटान को लेकर चीन के विस्तारवाद ने अंगड़ाई।
18 जून 1917 ऑपरेशन जुनिपार, डोकलाम, भूटान, सिक्किम। 2 दिन पहले चीनी सेना सड़क बनाने के सामान के साथ भूटान, तिब्बत और सिक्किम के ट्राई जंक्शन पर पहुंच गई। यह इलाका बेहद संवेदनशील है और भारत के उस ट्राई जंक्शन यानी चिकन नेक के करीब है जो मेनलैंड से उत्तर पूर्वी भारत को जोड़ता है। लिहाजा 18 जून को भारतीय सेना ने ऑपरेशन जुनिपार चलाकर मोर्चा संभाला। हथियारों और 2 बुलडोजर के साथ डोकलाम में भारतीय सेना दाखिल हुई। भूटान ने भी डोकलाम में चीन के सड़क निर्माण का विरोध किया। बावजूद इसके चीन की फौज जिद पर अड़ी रही। डोकलाम विवाद की ये तस्वीर आप भूले नहीं होंगे। तब भारतीय फौज ने सीने से सीना लड़ाकर चीनी फौज के अहंकार को डोकलाम के पठार पर दफन कर दिया था। डोकलाम में ऑपरेशन जुनिपार करीब 72 दिन चला और आखिरकार चीन को सड़क निर्माण का काम रोकना पड़ा। डोकलाम एक विवादित पठारी इलाका है जिस पर चीन और भूटान दोनों ही अपना दावा जताते हैं। इसका कुछ हिस्सा सिक्किम में भी आता है। भारतीय नजर से अगर डोकलाम में चीन सड़क निर्माण करता है तो उत्तर पूर्व के सुरक्षा समीकरण बदल जाएंगे। भारत की चिंता है कि अगर भविष्य में संघर्ष की कोई सूरत बनी तो चीनी सैनिक डोकलाम का इस्तेमाल भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर कब्जे के लिए कर सकते हैं। चीन के भीतर एक तानाशाह की जिद पलती है। यह जिद पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव है। चीन का आधुनिक इतिहास इसे सच भी साबित करता है। यह सिलसिला शुरू हुआ 1949 से, जब चीन में कम्युनिस्ट सरकार का शासन आया। आज की तारीख में भले ही वर्ल्ड वॉर क्यों ना छिड़ जाए, लेकिन चीन को दूसरे देशों की जमीन को कब्जाना है। चीन की महत्वाकांक्षा 1949 के बाद से बढ़ती ही रही है और ये सुरसा के मुंह की तरह आज भी बढ़ती ही जा रही है। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए रक्त चरित्र, इनसाइड ड्रैगन्स डीएनए। ये उस बीजिंग की तस्वीर है जो दुनिया के किसी भी अमीर मुल्क की चमक दमक से टक्कर ले सकता है, लेकिन चीन की ये चमकती दुनिया गॉड फादर बनने के अहंकार से लैस है। ये रंगीन दुनिया खड़ी है साम दाम दंड भेद पर। आज जो कुछ लद्दाख के गलवान में हुआ, जो कुछ पेंगोंग के उत्तर और दक्षिण हो रहा है, और फिर जो कुछ डोकलाम में हुआ, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग चाइना की पुश्तैनी विस्तारवाद की नीति को ही धार दे रहे हैं। वो तानाशाह माओ थे जिनकी नीतियों पर अमल करते हुए 1962 में चीन ने भारत से गद्दारी की। वो जिनपिंग हैं जो माओ के संस्कारों पर चलकर माओ की वैचारिक अफीम सूंघकर डोकलाम से गलवान और पेंगोंग तक गॉड फादर बनने की कोशिश कर रहे हैं। यह हेकड़ी तब है जब कश्मीर का 43,000 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा चीन हड़प चुका है। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, चीन की राजनीतिक सीमाएं भी विस्तारवाद का ही प्रमाण है। 1950 में चीन ने तिब्बत, पूर्वी तुर्कमेनिस्तान और इनर मंगोलिया पर कब्जा कर लिया। 1997 में हांगकांग और 1999 में मकाऊ को भी चीन की सीमाओं में मिला लिया गया। आज की तारीख में रूस और कनाडा के बाद दुनिया का तीसरा बड़ा देश है चीन। लेकिन चाइनीज हड़प नीति को देखिए कि 6 देशों की 41.13 लाख स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा करने के बावजूद उसकी हवस पूरी नहीं हुई। चीन की नजर साउथ चाइना सी पर है। बार बार चीन कभी ताइवान को धमकाता है तो कभी जापान को। साउथ चाइना सी में चीन की सीधी टक्कर सुपर पावर अमेरिका से है। नीले समंदर में अमेरिकी जंगी जहाजों और फाइटर के सामने चीन की सेना अड़ी है। आलम ऐसा है कि कभी भी विश्व युद्ध की चिंगारी भड़क सकती है, लेकिन इस महाविनाश से चीन का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। दूसरी तरफ अगर फौजी ताकत से नहीं तो कर्ज के नाम पर आर्थिक मदद की पेशकश कर चीन अपने विस्तारवाद को अंजाम दे रहा है। चीन के विस्तारवाद का बेहतरीन शिकार पाकिस्तान है। दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान आज चीन की फेंकी कौड़ियों का मोहताज है। इस्लामाबाद में पत्ता भी चीन के इशारे पर खड़कता है।
इमरान खान और बाजवा पाकिस्तान में बीजिंग के मोहरे। इसी तरह नेपाल में ओली, ईरान में रूहानी, आधे से अधिक अफ्रीका चीन के चंगुल में। 17वीं सदी में ब्रिटेन जैसे देश ने कारोबार के नाम पर दुनिया में साम्राज्यवाद का प्रसार किया। 21वीं सदी में चीन का अधिनायकवाद दुनिया के केंद्र में है और इसके केंद्र में है माओ का लाल विचार, जिसकी सवारी कर जिनपिंग का चीन आधुनिक अवतार में दुनिया का सरदार बनने पर आमादा है। हम मध्यकाल में नहीं जी रहे। हम उस दौर में नहीं जी रहे जब तलवारों के दम पर साम्राज्य का फैसला होता था। ये मॉडर्न वॉरफेयर का दौर है। ये एटम बम का दौर है, जहां एक बटन पूरी मानवता के लिए त्रासदी बनकर सामने आएगा। ऐसे में चीन का चरित्र क्या कहता है? चीन पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती बना हुआ है। सुपर पावर अमेरिका से लेकर इंडिया तक के लिए चीन एक चैलेंज बन गया है। पूरी दुनिया चीन की चालबाजियों को और अकड़ को ढीला करने की चाह रखती है, लेकिन कैसे? देखिए टेली सीरीज के इस एपिसोड मुक्ति द लास्ट थेरेपी में। चीन में कम्युनिस्ट राज। पिछली सदी के इस साल से पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अस्तित्व में आया। तब से लेकर अब तक चीन ने लंबा सफर तय किया है। माओ ने चीन में कम्युनिस्ट राज कायम करते ही 1950 में सबसे पहले तिब्बत पर कब्जा किया। ये चाइनीज विस्तारवाद का पहला दृष्टांत था। उस वक्त दूसरे विश्व युद्ध के जख्म हरे थे। हिंदुस्तान को आजाद हुए 3 साल ही हुए थे। भारत की कूटनीति और युद्ध नीति आकार ले रही थी, लिहाजा तिब्बत का मामला शांत हो गया। तिब्बत से भारत की सीमा जुड़ी थी, जिस कारण चीन और भारत करीबी पड़ोसी बन गए। चीन ने कभी तिब्बत की पूर्ववर्ती सरकारों के फैसलों को मान्यता नहीं दी, लिहाजा ब्रिटिश भारत और तिब्बत के समझौते को चीन ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। चीन के विस्तारवाद का एक ट्रेलर 1962 में दिखा, जब उसने भारत के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से पर हमला कर दिया। लेकिन चीन की महत्वाकांक्षाओं की उड़ान 1980 के दशक में शुरू हुई। 1980 के दशक तक गरीब समझे जाने वाले चीन ने आर्थिक विकास को धार दी। चीन ने बड़े बड़े विकास के प्रोजेक्ट लॉन्च किए। बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण हुआ, जिसका नतीजा ये हुआ कि चीन आज आर्थिक महाशक्ति बन चुका है। दूसरी तरफ 21वीं सदी के पहले दशक में चीन ने मिलिट्री पावर बनने पर फोकस किया। चीन ने दुनिया के तमाम देशों से मिलिट्री तकनीक चुराए और सैनिक साजो सामान जुटाए। आज की तारीख में चीन आर्थिक शक्ति भी है और सैन्य शक्ति भी। इस शक्ति को हासिल कर चीन का इरादा महाशक्ति बनने का है। वो दुनिया का दादा बनना चाहता है। वो सुपर पावर अमेरिका का चैलेंजर बन चुका है। साउथ चाइना सी में वो अमेरिका को खुलेआम चुनौती देता है और अमेरिका के खिलाफ खड़े देशों को खुलेआम समर्थन। सरहद पर हिंदुस्तान से भिड़ने के पीछे उसका एक इरादा अमेरिका को उकसाने का भी है। फिर विश्व भर को कोरोना का प्रसाद बांटने के बावजूद चीन चोरी और सीना जोरी से बाज नहीं आ रहा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज चीन एक आर्थिक शक्ति है, दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है। लेकिन आज भारत ने दुनिया को चीन से निपटने का तरीका बताया है। एक तरफ मोदी सरकार ने चीन पर आर्थिक चाबुक चलाया, तो दूसरी तरफ LAC पर चीन की कमर तोड़ दी, गर्दन मरोड़ दी। भारत के इस कदम का दुनिया के कई देशों ने समर्थन किया। अमेरिका तो खुलकर भारत के साथ खड़ा है। फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल जैसे देश भारत के समर्थन में। कोरोना काल के बाद आज चीन अकेला है। गलवान कांड के बाद हिंदुस्तान के तगड़े जवाब ने ड्रैगन का काउंटडाउन शुरू कर दिया है। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।